Today is our first day after studying 10th, not giving exam. 10th ची स्टडी करून एक्झाम न देता आता तुम्ही 11वीत आलेला आहात. ओके, बरं एक्झाम दिली असती तरी आमच्यासाठी काही विशेष काही फरक पडला नसता, कारण तुमचे एक्झामचे मार्क जर तुम्ही मला सांगितले असते सर मला 99.99% आहेत, तरीही आमच्या टेस्टमध्ये 10 टेस्टमध्ये तुमचे ॲव्हरेज काढल्याशिवाय आम्ही तुमची हुशारी चेक करणार नाही, प्रेडिक्ट करणार नाही. ओके, त्यामुळे बरं झालं एक परीनं की तुमची एक्झाम झालीच नाही. उग बायस्ड ओपिनियन होतं, नाहीतर वाटतं उग अरे हा हुशार असेल. एखाद्याला समजा चुकून कमी मार्क, काही रिझन असू शकतात, काही जण 10वीला एवढे सिरियसही नसतात, बरोबर. मग त्याला एखाद्या वेळेस कमी मार्क येऊन पडतील 10वीला, मग आम्ही त्याच्यावरून जज कसं करणार तो हुशार आहे की नाही. त्यामुळे 10वीच्या मार्काचं काही घेणं देणं नाहीच पहिलेपासूनच. जरी तुम्ही परीक्षा दिली असती तरी आम्ही ते कन्सिडर केले नसते. 10वीचे मार्क कुणाला विचारले सुद्धा नसते. दरवर्षी आता बॅच स्टार्ट होते, आम्ही कुणाला मार्क विचारत नाही. 10वीचे फॉर्म मध्ये भरलेले असते, फॉर्म मध्ये भरतात मुलं, आम्ही बघतही नाही. आम्ही बघत असतो तुमचा इथला परफॉर्मन्स 11th 12th. ओके, याद रखो, सबसे पहले याद रखना बच्चों कि ये जो 11th 12th है ना, ये आपके 10वीं से बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा. एकदम टोटली नए दुनिया में जाने वाले हैं आप. ओके, 10वीं का एक लिमिटेड सेक्शन था, लिमिटेड, कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर के नीचे क्वेश्चंस है, ये डाइजेस्ट है, ये डाइजेस्ट में एडिशनल क्वेश्चन है, सब घिस घिस के याद करो, समझे ना समझे कुछ लेना देना नहीं, घिस के याद करो, और जो याद करेगा उसको मैक्सिमम मार्क मिल जाते, बराबर. तो ऐसी एग्जाम थी लिमिटेड. वहां आपकी सिर्फ मेमोरी चेक होती थी. क्या चेक होती थी? सिर्फ मेमोरी. लेकिन 11th के एग्जाम में आपकी होशियारी चेक होती है. 11th 12th के एग्जाम में ओके, होशियारी चेक होती है. होशियार किसे बोलते? इंटेलिजेंट किसे बोलते? उसमें 4-5 चीजें होना जरूरी. नंबर 1 फर्स्ट, ओके, उसमें ग्रास्पिंग पावर होना, एब्जॉर्ब कर लेना उसने. जितना अगर मैंने बताया कुछ एखादी नई कंसेप्ट, तो जिसको ज्यादा जल्दी वो समझ में आ जाएगी उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी. एक. नंबर 2, जो उसने ग्रास्प किया है, उसने जो ले लिया है, उस पे उसका खुद का एक इमेजिनेशन होना, बराबर. अगर मैं एक पर्टिकुलर लॉ बताता हूं आपको, तो वो लॉ क्या बोल रहे हैं सर, उसका वर्डिंग खाली उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना. अगर मैं आइंस्टाइन्स लॉ बता दूं E=mc², तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये मास कन्वर्ट टू एनर्जी है, मींस वी कैन कन्वर्ट एनर्जी टू मास आल्सो. इसका मतलब हम एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते. वो इमेजिन करना, वो कंसेप्ट वो बच्चे ने, मतलब यूनिवर्स कैसे डेवलप हुई, उसके दिमाग में एक खुद का एक आइडिया आ जाना, बराबर. ये अर्थ मास है, बराबर. तो ये मास कहां से आया? तो किसी एनर्जी का कन्वर्जन होके आया होगा. ओके, ऐसे इस कंक्लूजन तक वो जा सके खुद का खुद सोच के, उसे बोलते इमेजिनेशन, बराबर. कल्पना शक्ति, पहलं ग्रहण, दूसरं कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन. तीसरा रहता है मेमोरी. जो हमने ग्रास्प किया, जो हमने इमेजिन करके डेवलप किया, वो सब मेमोरी में रखना, सेफ, बराबर. चौथा रहता क्विक आंसरिंग. याद है सब, लेकिन जरूरत के वक्त याद ही नहीं, मेमोरी में है, जरूरत के वक्त याद ही नहीं आ रहा. क्या फायदा? पायलट की ट्रेनिंग दे दी आपको, सब बटन, इतने सारे बटन के बीच में बैठे वाले हैं आप,
एरोप्लेन में, इधर बटन उधर बटन, सब तरफ बटन बटन बटन, बराबर। इधर लीवर है, कुछ है, क्या क्या है, गियर है, आर सबका इंफॉर्मेशन बता दिया ट्रेनिंग में, सब मेमोरी में है। और ऊपर जाने के बाद दोनों इंजन बंद गिर गए, बराबर। अब क्या करना है, अब कौन सा बटन दबाना है? तो इंजन को क्विक बूस्ट अप मिलके टेम्पररीली 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए चालू हो जाएगा। क्या करना है, ये 30-40 सेकंड में सोचना पड़ता है। ओके, वहां अगर सोचते बैठे, सर ने कुछ तो बताया था, अब क्या करूं, हाँ ऐसा कुछ तो था, नीला बटन था, नहीं 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 ग्रीन था, जब तक तो क्रैश हो जाता एरोप्लेन, बराबर। तो उसको होशियार नहीं बोलते, क्विक आंसरिंग, एकदम फट से आंसर देने को जमना। ओके, हमें 45 सेकंड मिलते हैं, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 45 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड, 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट में वो रीडिंग, उसका मीनिंग समझना, उसका गिवन समझना, वो कौन से फार्मूला पे बेस्ड है वो समझना, फिर वो फार्मूला में वैल्यू रख के कैलकुलेशन आना, उसमें कुछ ट्विस्ट है क्या वो भी समझना, वो ट्विस्ट की तरफ भी ध्यान जाना, ये सब 1 मिनट में होना। इसलिए क्विक आंसरिंग भी जरूरी है। ये 4 एबिलिटी होने के बावजूद भी हम किसी को होशियार नहीं बोल सकते अगर उसके पास पांचवी इंपॉर्टेंट एबिलिटी ना हो। और पांचवी एबिलिटी रहती, ये सब टैलेंट का अच्छे कामों के लिए यूज करना। चोरों के पास ये चारों एबिलिटी रहती, उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी रहती, कॉलोनी में एक फटका फेर फटका मार दिए तो उसको समझ में आ जाता कौन से घर वाले गांव को गए, कितने दिन में आने वाले हैं, सब समझ में आ जाता, इतना ग्रास्पिंग पावर रहता। खाली घर देख के इमेजिन कर सकता वो, उसका अंदर से नक्शा कैसा होगा, कहाँ पे कबर्ड होगा, कहाँ की दीवार फोड़नी है मुझे, या कहाँ का ताला तोड़ना है, इमेजिनेशन रहता, सब मेमोरी रहती, और क्विक आंसरिंग भी रहता। अगर कुछ प्लान में गड़बड़ हो गई तो उसको जल्दी से फट से क्या करना है वो भी उसके पास प्लान बी भी रहता। लेकिन उसको हम होशियार नहीं बोलते, खाली वो धूम पिक्चर में बोलते, लेकिन रियल लाइफ में उसको होशियार नहीं बोलते। फिर ये सब कामों का उसने अच्छे कामों के लिए यूज करना, उसे होशियार बोलते, बराबर। तो आपकी 10वीं की एग्जाम जो है वो सिर्फ आपकी आपकी मेमोरी चेक करता था। 11th 12th साइंस आपकी ये चारों एबिलिटी टेस्ट करता है, चारों एबिलिटी। तो इसलिए 11th 12th आपके 10वीं से बहुत ही ज्यादा अलग है, ये दुनिया ही अलग है, यहाँ मेहनत मेहनत भी अलग रखती, बराबर। परिहार सर आलात का तुम्ही आला असाल तर एकदा मी तुमच्याकडे सर, आपको हम 2 साल में आपको टीचिंग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो सर ने जैसा बताया है आपको 11 12 के लिए एबिलिटीज के बारे में, जो भी एमसीक्यू सॉल्विंग, तो ये दुनिया ही अलग है जैसा सर ने अभी बताया कि आपका स्टडी के लिए जो लग रहा है यहाँ पर 11 12 में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक के कुछ मतलब मेमोराइज करना है और डायरेक्ट जाके क्वेश्चंस लिखना है। अभी इस साल तो वो एग्जाम भी नहीं हुआ, लेकिन 11 12 के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना जरूरी है उसके बारे में सर ने बता दिया। अभी हमारा जो प्लानिंग रहेगा, इसके आगे प्लानिंग किस तरह से रहेगा और टीचिंग मेथड कैसा रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम या मेन सिलेबस जो हमारा चलता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। उसमें जो भी 11th और 12th जो भी सिलेबस है, आपको वैसा हम ऐप में जो स्टडी मटेरियल फोल्डर है उसके अंदर आज मैं वो पूरे नोट्स अपलोड भी कर देता हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। स्टेट बोर्ड का सिलेबस सिर्फ आज या कल थोड़ा सा एक बना के हम उसको टाइप करके उसको अलग से अपलोड करेंगे कि 2 से 3 सिलेबस हम अपलोड करेंगे।
कौन कौन से? एक नीट का सिलेबस, जो भी मेडिकल की एंट्रेंस टेस्ट देने वाले 2 साल के बाद में 2023 में, तो उनके लिए सबसे पहला जो टेस्ट है, मतलब जो सिलेबस है, तो एनसीईआरटी का नीट का सिलेबस हम अपलोड करेंगे। और वो जो नीट का सिलेबस है, तो उसके हिसाब से नीट और जो भी जेडब्ल्यू है, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। वो सिलेबस हम अपलोड करेंगे। उस किस तरह से सर, तो सिलेबस कैसे पढ़ाएंगे बताएंगे? ओके, मैं आपको दूसरी बातें बताऊंगा क्या करना है 11th 12th में, एडिशनल कैसी स्टडी करनी है। नंबर 1, आज अगर पढ़ाई चालू कर दी तो आज ही उसका रिवीजन हो जाना। आज ही हम 11th 12th के स्टडी को लगने वाले हैं। कल करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अभी तो छुट्टियां ही है, ये नहीं चलेगा। 10th का पूरा 1 साल, पिछले 1 साल से हम सब छुट्टियों पे है, अब छुट्टियां बंद, बराबर। नंबर 1, छुट्टी पिट्टी कुछ भी नहीं। अब काम को लगना है। दिन के कम से कम ये लेक्चर छोड़ के 7 से 8 तास, 9 तास, 10 तास, 10 घंटे, जितने भी घंटे आप काम कर सकते उतने घंटे काम करना है। नंबर 2, आपको हम रेफर जो करेंगे वो कुछ बुक्स लाके रखना है अभी से ही। ओके, कुछ बुक्स हम जो रेफर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एररलेस है, बाकी मैं लिस्ट लिख के दूंगा मैं। तो एररलेस हम सबको कंपलसरी लाने को बोलते। क्यों एररलेस? क्योंकि एररलेस में एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी, लेकिन फार्मूला फॉर्मेट में, फार्मूला बाकी जो एक्स्ट्रा मसाला है वो कट करके एकदम अच्छा दिया है, इसलिए हम एररलेस बोलते। बुक लाना एररलेस, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का एररलेस बुक लाना है। ओके, फिजिक्स के लिए वो दो सेक्शन में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, बराबर। फिर नोट्स लिख के लेना है, ऐसा फालतू आवाज येतोय ना? अरे तुम्ही आलात का? तो देखो, अभी क्या बोल रहा था मैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। सिलेबस में 3 तरह के सिलेबस हम अपलोड कर देंगे स्टडी मटेरियल फोल्डर के अंदर। ओके, एक नीट का सिलेबस, उसके बाद जेडब्ल्यू सिलेबस और स्टेट बोर्ड का एक सिलेबस रहेगा। उसमें भी पॉइंट वाइज, वैसे तो नाम सिर्फ अगर बोलेंगे तो टोटल 16 चैप्टर्स है, तो वो तो नाम तो कुछ ये है नहीं, लेकिन डिटेल में उनके अंदर पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे उसके हिसाब से वो टाइप करके ले लेते हैं आज, और वो भी अपलोड कर दोगे। तो सबसे पहले ये जो 15-20 दिन जो रहेगा हमारा स्टार्टिंग, तो फाउंडेशन जो बोलते हैं, फाउंडेशन वैसे तो फाउंडेशन 10th का बेसिस का जो है, 11th एंड 12th के बेसिस का फाउंडेशन हम लेंगे। वैसे फाउंडेशन मतलब डायरेक्ट सिलेबस का पोर्शन ही लेने वाले, पुराने बेसिस का या 10th का जो कनेक्शन है 11th 12th को, वो थोड़ा सा एक कुछ दिन लेंगे। जैसा अलग अलग सेक्शन है फिजिक्स में, उसमें जैसा काइनेमेटिक्स सेक्शन है, उसके बाद साउंड सेक्शन है, उसके बाद हीट सेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेक्शन, मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन। तो सेक्शन वाइज बेसिक पॉइंट्स, एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आपके लिए जाएंगे। ओके, और जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसमें नीट सिलेबस और जेडब्ल्यू सिलेबस लगभग सेम है, 90-95% सिलेबस है। तो जब एक्चुअल सिलेबस हमारा स्टार्ट होगा, या 10 से 15 दिन, या जो भी है, थोड़ा सा एक बेसिक फाउंडेशन, कुछ मैथमेटिकल बेसिक लगता है हमको फिजिक्स को, वो एक बेसिक भी हम ये 10 से 15 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम डालते हैं ऑनलाइन में। तो ये जो भी सिलेबस है, तो सिलेबस में सबसे पहला अगर टाइम टेबल की अगर बात करेंगे, तो जो भी जून से जो अभी जो स्टार्ट हो रहा है सिलेबस, उसमें अगले साल का जो मई का फर्स्ट वीक रहेगा, ये 1 मई ऑफ 2022, तब तक के हम एनसीईआरटी का 11th का पूरा पोर्शन, एनसीईआरटी 11th का पूरा पोर्शन, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। एक पहला चैप्टर है मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, तीसरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, फोर्थ चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, फिफ्थ चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बाद है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ
मास एंड या रिजिड बॉडी या फिर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क मैटर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो इस तरह से ये 10 चैप्टर। और अगर स्टेट बोर्ड का अगर सोचेंगे तो फर्स्ट के मतलब 11th का आधा सेक्शन और 12th का आधा सेक्शन, ऐसा कंप्लीट सेक्शन आपका कवर हो जाएगा पूरा। कब तक के? एक साल में, ये आने वाला एक साल के अंदर। उसके अंदर टेस्ट कैसे रहेंगे, टेस्ट का शेड्यूल कैसा रहेगा, वो भी आपको ऐप में डाला जाएगा। टाइम टेबल किस तरह से है, एक एक चैप्टर के जो टेस्ट है वो टेस्ट के किस तरह से रहेंगे, तो उसके बारे में भी आपको शेड्यूल्स वगैरह, उसका भी टाइम टेबल आपको ऐप में हम डालेंगे। अभी तो सिलेबस ही जैसा पहले शुरुआत में टेस्ट थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जैसा सिलेबस आगे आगे जाएगा वैसे वैसे टेस्ट का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद में जब जून 1 अगर बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर का जून 1, वहां से लेके तो दिसंबर एंड तक एनसीईआरटी 12 उसमें 9 चैप्टर्स है। और स्टेट लेवल का रिमेनिंग हाफ सेक्शन जो भी 8th चैप्टर से लेके 16th चैप्टर तक वो पूरा कंप्लीट होगा। तो पहले तो मेन स्ट्रीम हमारा जो है, तो वो भी याद रखो सब बच्चे, मेन स्ट्रीम जो है तो नीट एंड जेई इसका सिलेबस होगा। और साथ में क्या बोलेंगे यहाँ पर, फिर बोर्ड के जो चैप्टर्स है तो वो बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स भी साथ में कवर होगा। पैरेलली चलता रहेगा सब कुछ। मतलब जो स्टेट बोर्ड, सिर्फ स्टेट बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए स्टेट बोर्ड के चैप्टर का अलग से नोट्स रहेंगे, उनका अलग से टेस्ट भी होगा। और जिनको नीट करना है, नीट एंड जेडबलई, नीट लेवल के क्वेश्चंस और जेडबलई के क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा सा हायर होता है, लेकिन हमारे पेपर्स में लगभग जेई लेवल का जो क्वेश्चंस है तो वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो नीट में भी अभी क्वेश्चंस आसान नहीं आने वाले, जैसा जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में स्टेट लेवल जो सिलेबस है तो वो भी कवर हो रहा है, एमएसटी सीईटी का सिलेबस भी पैरेलल चल रहा है। मतलब हम मेन स्ट्रीम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन साथ में पैरेलल उसके स्टेट बोर्ड का भी, बोर्ड के जो चैप्टर्स है वो भी कवर करेंगे और बोर्ड के एग्जाम्स भी लेते रहेंगे। वो तो आखिरी में फिर और एक रिवीजन भी होगा दिसंबर के बाद, मतलब 2022 का जो दिसंबर मंथ है तो दिसंबर एंड तक के पूरा सिलेबस आपका, मतलब नीट, बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जेडबलई, ये सब कुछ एंड होगा। उसके बाद स्टार्ट होगा रिवीजन 1 जनवरी से लेके, जो भी मतलब 30-35 डेज या 2 महीना जो भी रहेगा। वैसे तो 1 दिसंबर को ही सिलेबस खत्म होता है, वहां से 2 महीने के अंदर स्टेट बोर्ड का अलग से रिवीजन, फिर से रिवीजन, और उसके अलग से एक एक टेस्ट रहेंगे और होल सिलेबस के टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम रहेगा एक 25 फरवरी से लेके 10 मार्च या 15 मार्च तक के आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। उस बोर्ड के एग्जाम के बाद में फिर से 45 डेज मिलते हैं, तो उन 45 डेज में फिर से नीट और जेडबलई इसका और एक बार रिवीजन होगा, लेकिन एक फास्ट रिवीजन होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल रिवीजन ज्यादा होता है। एमसीक्यूज तब नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 साल में हमको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस वगैरह वो ज्यादातर करना जरूरी है। ओके, और ये रहा सिलेबस किस तरह से जाएगा। तो टीचिंग मेथड की अगर बात कर रहे हैं तो पहले तो कोई भी चैप्टर रहने दो, स्टेट लेवल रहने दो या एनसीईआरटी, पहले तो उस चैप्टर का स्टेट बोर्ड के पॉइंट्स पूरे कवर करना। जैसा 12th में अगर रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर हम देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, तो रोटेशनल डायनेमिक्स का बेसिक पहले पूरा स्टेट बोर्ड का चैप्टर लिया जाएगा और उसी से रिलेटेड उसके बोर्ड बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स लिए जाएंगे। और उसके बाद में उसी चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी का या फिर नीट का पूरा सिलेबस, नीट जेडबलई दोनों के पॉइंट्स पूरे कवर हो जाएंगे और फिर बाद में एमसीक्यू का प्रैक्टिस होगा। तो एक चैप्टर लगभग 2 बार पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में ही। ओके, जो स्टेट बोर्ड का चैप्टर है वो 2 बार होता है, एक तो स्टेट बोर्ड लेते वक्त, उसका एनसीईआरटी लेते वक्त, ऐसा 2 बार। और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होता है, 100 से 200 ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है या फिर हम भी यहाँ पर सॉल्व करके देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीएसपी करके एक हमने स्टार्ट किया।
ओके, वो वैसे तो पहले से ही लेते हैं डाउट सॉल्विंग पीरियड्स करके। तो ये डाउट सॉल्विंग पीरियड मतलब क्या है, आपको जो भी डाउट्स है, कोई भी चैप्टर हो गया, अभी सपोज एक फर्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करने वाले, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट चैप्टर में जो भी एमसीक्यूज है आपको बुक्स के नाम से बताए जाएंगे, जो भी नेम्स है, तो वो बुक लेना है। और क्लास में हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेंगे, पूरे 200-400 ऑब्जेक्टिव तो नहीं ले सकते, लिमिटेशन होता है। तो जो टफ ऑब्जेक्टिव रहेंगे या जेई लेवल के ऑब्जेक्टिव रहेंगे या एडवांस लेवल के कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपके रीडिंग के हिसाब से रहेगा। जिनको जेई देना है स्पेशली या फिर एडवांस देना है, उनके लिए एक अलग से ग्रुप बाद में फॉर्म किया जाता है 1 साल के बाद। उनके टैलेंट के हिसाब से उनको फिर अलग से क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाते हैं। जिनको एडवांस्ड करना है, जेई मेंस या जेई एडवांस करना है, उनके लिए अलग से ग्रुप रहेगा, उनको अलग से क्वेश्चंस भी हम देते हैं। थोड़ा हायर लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो बोलते हैं, तो लेवल 3 वाले क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये लेकिन उस बच्चे के टैलेंट के बेसिस पर रहेगा। जो मेन स्ट्रीम है उसमें अगर वो टॉप में चल रहा है तो फिर उनको हम वो अलग से पेपर देते हैं। नहीं तो सर हमको जेई मेंस के या जेई एडवांस के दे दो, और जेई मेंस ही अब अगर क्लास में टॉप में नहीं चल रहे हैं, मैथ ग्रुप वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जिनका बायो ग्रुप है, उनको उस मेन स्ट्रीम या उनका तो मेनली उनके लिए ही ये जो टेस्ट है एनसीईआरटी बेस, उसमें नीट, उसमें जेई मेंस, इन दोनों के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो टेस्ट जो है तो वो निगेटिव मार्किंग होता है। उसमें हर एक क्वेश्चन को +4 मार्क्स, और अगर रॉन्ग हो गया तो -1। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। निगेटिव मार्किंग किसके लिए है, नीट वालों के लिए, उसके बाद जेडब्ल्यू वालों के लिए, उनका फॉर्मेट कैसा है, वो हम धीरे धीरे हर पीरियड में अलग से वो डिस्कस करते जाते हैं। ओके, और इसमें और एक बात याद रखना है, आपका जो पढ़ाई है उसमें जो डाउट्स है, तो डाउट्स आपको स्क्रीनशॉट मतलब फोटो निकालना है और वो फोटो हमको व्हाट्सएप करना है, और वो डाउट फिर हम उसके वीडियोस बनाएंगे, और एक डाउट सॉल्विंग पीरियड करके एक फोल्डर रहेगा वीडियोस के अंदर, तो वो फोल्डर के अंदर हम वो अपलोड करते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये सिलेबस और किस तरह से हमको आगे मतलब सिलेबस जाएगा और किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा ये बता दिया। अभी उतना आपको तो पूरा डिटेल में क्लियर नहीं होगा कि क्या पढ़ाने वाले, कैसे पढ़ाने वाले, धीरे धीरे ये 10 से 15 दिन में वैसे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, और सिलेबस देखने के बाद में आपको क्लियर होगा कि किस तरह से चल रहा है, और मेन एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है। नीट स्पेशली हम उसको, नीट और जेडब्ल्यू को स्पेशली फोकस करते हैं। स्टेट बोर्ड तो लेते ही है, कंपलसरी लेते हैं, उसके बगैर तो आपका कंप्लीट, तो स्टेट बोर्ड में भी पास आउट होना जरूरी है, उसमें भी स्कोरिंग जरूरी है। जिनको जेई मेंस में या जेई एडवांस में स्कोर करना है या आईआईटी के लिए जाना है, तो उनके लिए भी हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आईआईटी का जिसका एम है उनके लिए भी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ओके, और स्टेट बोर्ड तो कवर होता ही है साथ में, लेकिन बेसिक पॉइंट्स के लिए हमको कभी कभी कुछ नीट के पॉइंट्स या एनसीईआरटी के सिलेबस भी लेना जरूरी है। पहले 2 से 3 महीना जो है तो बेसिक चैप्टर्स होंगे, काइनेमेटिक्स सेक्शन होगा, लॉज ऑफ मोशन, उसके बगैर आगे वाले चैप्टर्स अंडरस्टैंड नहीं। कुछ बच्चों को लगता है सर डायरेक्ट 12th स्टार्ट करो, तो डायरेक्ट 12th तो नहीं स्टार्ट हो सकता। उसके लिए 11th क्या मेजरमेंट चैप्टर हो, या जो काइनेमेटिक्स में 2-3 चैप्टर्स है जैसा वेक्टर्स के बगैर आगे नहीं जा सकते फिजिक्स में। ओके, उसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ओके, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में फोर्स, ये 2 से 3 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर आगे फिजिक्स आपको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा। देखो ये इनिशियल वाले 2-4 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक स्ट्रीम में आना है, और एनसीईआरटी नीट के स्ट्रीम में या एमसीक्यू बेस्ड स्ट्रीम में आना है। ओके, मेमोराइज कर दिया और डायरेक्ट रिटर्न में लिख दिया, वो अलग टेस्ट रहता है। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है और नॉलेज यूटिलाइज करना है, देयरफॉर उसके हिसाब से आपको चलना होगा। ओके, और इसके आगे जो गाइडेंस रहेगा वो सर आपको बताएंगे। ओके, परिहार सर ने आपको बताया कि हम सिलेबस 2 साल में कैसे लेने वाले हैं। ओके, उसकी शॉर्ट समरी ऐसे है, पहले 10-15 दिन फाउंडेशन, फिर साइमल्टेनियसली नीट, जेई और एमएसटीसीटी तीनों का सिलेबस कवर, हर चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल बोर्ड के भी
और एमसीक्यू भी, बराबर। फिर बाद में रिवीजन और डबल रिवीजन एग्जाम के बाद में, ये उसकी शॉर्ट समरी, बराबर। अब अपना 2 साल में थोड़ा बिहेवियर अपना कैसा रहना चाहिए, जिसको मार्क लेना है, जिसको MBBS ये वर्ड बोलना है, जिसको IIT JEE ये वर्ड यूज करना है, उसने क्या करना। ओके, तो ये वर्ड भी यूज करना है। अगर MBBS वर्ड भी अगर आपको यूज करना है तो पहले दिन से काम को लगना। मैंने जैसे अभी बताया था, पीरियड सुनते वक्त मोबाइल अपने टेबल से दूर रखना, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर, स्टैंड पे रखो, किसी बुक को चिपका के रखो, कुछ भी करो, मोबाइल दूर रखना है। हॉरिजॉन्टल आडवं ठेवायचं, आडवं, बरोबर। हेडफोन लगाना है और हाथ में नोटबुक और पेन लेके बैठनी है। तो जितना भी बोर्ड पे हम लिख के देंगे वो रनिंग नोट्स लिखना है, रनिंग नोट्स। हाँ, क्योंकि हम तो प्रिंटेड नोट्स आपको देने ही वाले हैं, लेकिन प्रिंटेड नोट से भी इंपॉर्टेंट रहता रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स में हम अलग टाइप से पूरे नॉलेज का एक ट्री डायग्राम जैसा लिख देते, हम ध्यान में कैसे रखना है। ओके, एग्जाम्पल अलग अलग रहते, उसमें जो नोट्स की लैंग्वेज रहती उससे भी अलग लैंग्वेज रनिंग नोट्स की रहती। इसलिए रनिंग नोट्स के लिए एक सेपरेट फिजिक्स की नोटबुक होना। नंबर 2, एक नोटबुक होना सिर्फ फार्मूली लिखने के लिए, सिर्फ फार्मूली। अगर आपका नीट है, चैप्टर 1 चालू हो गया तो चैप्टर 1 खत्म हो गया कि उसके दूसरे दिन, एक ही दिन में उस चैप्टर में जितने भी सिर्फ फार्मूलियां, जितने भी फार्मूली है, फार्मूली लिख लो। ओके, एक एक चैप्टर में 100 फार्मूली रहते, 100 फार्मूली एक एक चैप्टर में। किसी चैप्टर में थोड़े कम रहते, 40-50 रहते, बराबर। किसी किसी चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा चैप्टर है, जितने बनाए उतने फार्मूली बन जाते, उसमें 150-200 फार्मूली बनते, उसमें अपने बनाने पे है, बराबर। तो फार्मूला की एक अलग से नोटबुक करना। चैप्टर 1 के फार्मूला पर आपने लिख लिए, पूरे हो गए, तो उसके बाद 2 पेज एम्प्टी छोड़ देना, फिर चैप्टर नंबर 2 नाम लिखना। क्योंकि जो 2 पेज एम्प्टी हमने छोड़े हैं उसमें 2 साल में आने वाले फिर से कहीं से तो भी एडिशनल कुछ शॉर्टकट, कुछ और अलग फार्मूला, किसी अलग बुक से फार्मूला, किसी अलग MCQ से फार्मूला मिल जाता, तो वो लिखने को भी जगह रखना है हमें, बराबर। एक नोटबुक अपनी होगी रनिंग नोट्स के लिए, उसे हम रफ नोटबुक नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी काम रफ नहीं करने वाले, सब फेयर करने वाले। तो रनिंग नोट्स भी फेयर ही होना। सेकंड नोटबुक होनी है फार्मूला बुक की। तीसरी नोटबुक चाहिए, थर्ड नोटबुक हमें चाहिए न्यूमेरिकल, जो बोर्ड के न्यूमेरिकल है उसकी। रनिंग नोट्स में ही MCQ सॉल्व किए तो भी, जो सिखाते हम यहां वो लिखे तो भी चलता। तो ये कम से कम 3 नोटबुक होना। एक दूसरा, जब कभी लॉकडाउन खुल जाए और ये इसके किताब बुक सेंटर खुल जाए, तब नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब खरीद लेना। और वो एक रद्दी के पेपर मिलते, देखो किलो से मिलते, न्यूज़पेपर की व्हाइट पेपर रद्दी बोल के, वो 2-4 किलो खरीद के लेना। महीने में आधा किलो तो वो खत्म होना MCQ की प्रैक्टिस करते करते। ओके, 11th 12th फिजिक्स सीखना मतलब सिर्फ MCQ और MCQ ही सीखना। आप थ्योरी में कितने भी परफेक्ट रहने दो, अब आप डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी नहीं बन सकते अगर आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं की तो। अब वो प्रैक्टिस करते करते अगर कुछ MCQ नहीं आया तो फोटो निकालना, खिड़की के पास, लाइट के पास रख के फोटो निकालना, अंधेरे में नहीं, पेज टेढ़ा मेढ़ा करके फोटो नहीं निकालना। एक साथ ऊपर का भी MCQ दिख रहा, नीचे का भी दिख रहा, इसमें से सर आप ढूंढ लो कौन सा लेना है, ऐसा भी नहीं चलेगा। जो MCQ आपको पूछना है उतना ही क्रॉप करके मुझे भेज देना।
व्हाट्सएप पे। फिर हम क्या करेंगे, 2-3 दिन बच्चों के सब एमसीक्यू जमा कर देते और 2-3 दिन के बाद उसके फिर एक एक एमसीक्यू का 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का अलग से वीडियो बनाते और वो आपके डीएसपी फोल्डर में, डिफिकल्टी सॉल्विंग पिरियड बोल के रहता एरवी। जनरली आपण काय करतो, याच्यासाठी वेगळा पिरियड ठेवत असतो, पण आता पिरियड नाही ना, इथे लेक्चर नाही, ऑनलाईन आहे आता, मग आम्ही त्याच्यात ते फोल्डर तयार केलं, त्या फोल्डर मध्ये आम्ही ते टाकून देऊ। ओके, अब अगर किसी दूसरे को मेजरमेंट चैप्टर का एमसीक्यू अगर नहीं आया तो पहले वो डीएसपी में देखना सर ने सॉल्व किया है क्या, अगर किया है तो वही सॉल्व हो गया आपका, नहीं किया तो मुझे भेज देना। ओके, और नेक्स्ट हम डेली प्रैक्टिस शीट बोल के एक प्रैक्टिस शीट देते और एक जनरल प्रैक्टिस शीट रहती। जनरल प्रैक्टिस शीट मतलब क्या रहता कि कभी भी आप वो सॉल्व करो, नहीं तो हम सॉल्व करके देंगे वो। और डेली प्रैक्टिस शीट क्या रहता, डीपीपी, कि उसके क्वेश्चंस हम डाल दिए तो रोज उसमें से थोड़ा 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 आपने घर पे करना है, उसके सॉल्यूशन नहीं देंगे, उसके खाली आंसर की बताएंगे कि आपका करेक्ट आया कि नहीं, वो आंसर की से पता चलेगा। वो एक डीपीपी देंगे हर चैप्टर के। उसमें भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता, कुछ बच्चों को फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगता क्योंकि पहले दिन से उन्होंने ध्यान से सुना नहीं। फिर वो बच्चों के लिए हम क्या करते, लेवल ए मतलब इजी एमसीक्यू का एक अलग से डीपीपी निकालते। ओके, लेकिन वो अभी नहीं, अभी 2-4 महीने के बाद होगा ये, अभी तो सबके लिए एक ही। ओके, 2-4 महीने के बाद अगर किसी को कम आ रहे मार्क फिजिक्स में कम मार्क मतलब बिलो 60, 30 मार्क 40 मार्क, तो जिसका फिजिक्स नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसने ऐसा ही फेंक दिया एमसीक्यू, एबीसीडी में से एक काला करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एक काला कर देना, 25 काले कर दिए तो उसमें से 2-4 तो लगते, एक को 4 मार्क है, 4 चौक 16 मार्क तो राशि पड़ता। 20-25 मार्क लेना मतलब वो स्टडी ही नहीं। कम मार्क मतलब 60 मार्क 70 मार्क, ऐसे कम मार्क जिसको आ रहे, फिर उसके लिए लो लेवल के कुछ एमसीक्यू डालेंगे और उस पे ही एग्जाम लेंगे उसकी। अगर 100 एमसीक्यू मैंने दिया तो उसमें 100 एमसीक्यू में से ही 45 आएंगे उसको, तो उसको मालूम है अब ये 100 एमसीक्यू है, इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। लेवल बी जो होगा वो कैसे भी कहां से भी ला सकते हम। आपने फुल स्टडी किया, टेक्स्ट बुक के एक ना एक एमसीक्यू सॉल्व किया, फिर भी उसमें से एक भी नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता बराबर, वो लेवल भी रहेगा। लेकिन ये अब 2-4 महीने के बाद में करेंगे। तो आपको रनिंग नोट्स लेना है, फार्मूला की नोटबुक अलग से बनानी है, देन कौन सी बोला मैं, तीसरी कौन सी नोटबुक बोला रहे मैं ही भूल गए, याद है कि किसको तीसरी कौन सी नोटबुक बोला मैं, हाँ न्यूमेरिकल की, वेरी गुड वेरी गुड, न्यूमेरिकल की एक, बराबर। ऐसे 3 नोटबुक बनाना है, रनिंग नोट्स डेली लेना है, प्रॉब्लम डेली सॉल्व करना है, एमसीक्यू डेली। अभी शुरू में कम से कम रोज 20 से 25 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, रोज 20 से 25, जब टीचिंग स्टार्ट होगा एक्चुअल तब, पहले ही दिन से नहीं। और जो नहीं आया उसको फोटो निकाल के हमें भेज देना है। समझ में आ रहा? तो ये काम आपको करना है। तो बाकी सब चीजें तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। तो आज के लिए डिस्कशन का इतना ही काफी रहेगा। फिर रेगुलर पीरियड में जो भी हमें याद आएगा वो सब हम डिस्कस कराते कराते हम आपको बता देंगे। आज का पहला दिन था इसलिए हम आज टीचिंग आपको नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन की ही दिया था। थोड़ा एक टेक्स्ट बुक आप लिख लो, एक बार टेक्स्ट बुक लिख लो कौन से लाना है। ओके, अब आपको 1000 बच्चे 1000 टेक्स्ट बुक बोलते, कोई ऐसा रहता राजस्थान कोटा को पढ़ के आए वाला, कोई इधर उधर पढ़ के आए वाला, वो 1000 टेक्स्ट बुक बोलते रहते, सबका सुनने का नहीं। उनको 2 साल पढ़ने का एक्सपीरियंस रहता, हमको 20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो हम जो बोलेंगे वही बुक लाओ, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरे बुक का सोचेंगे, बराबर। तो नंबर 1
पहला यूनिवर्सल पब्लिकेशन, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ ही लेना। दो अलग अलग लोगे तो महंगा गिरता, 1300-1400 रुपए में आ जाता ये। ओके, कुछ कंसेशन उनको मांगे तो 1200 में भी कुछ बुक वाले दे देते, बुक सेंटर वाले। तो यूनिवर्सल पब्लिकेशन का बुक का नाम है एररलेस। बुक का नाम है एररलेस। ओके, जो जेईई करना चाहते, जेईई, उन्होंने तो ये बुक तो लेना ही, उसके साथ एमटीजी पब्लिकेशन का कौन सा भी जेईई से रिलेटेड बुक ले लेना, या अरिहंत पब्लिकेशन का। ओके, या बीएम शर्मा के। ओके, कुछ बच्चे बोलते सर वो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा का ले लेंगे क्या? ठीक है, ले लिया तो भी चलता, लेकिन वो थ्योरी का बुक है, थ्योरी का, उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं होती। फिर उससे भी अच्छा है, फिर एचसी वर्मा से भी अच्छा है। फिर जिसको जेई एडवांस करना है उसके लिए बोल रहा मैं। ओके, यस चांद का बुक ले लेना। ये बुक यहां मिलेगा परभनी में, नहीं अवेलेबल हुआ तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाता, बराबर। तो ये जेई वाले के लिए। जो एमएसटी सीईटी करना चाहते हैं उन्होंने शुरू में तो ये यूनिवर्सल ही कर लेना। ओके, फिर बाद में, शुरू में ये यूनिवर्सल करना, लेकिन ये यूनिवर्सल में एडिशनल एनसीईआरटी के फिर फार्मूले है ना, तो एमएसटी सीईटी वाले के कुछ बच्चों को लिए वो डिफिकल्ट लगने लगता है। फिर उन्होंने क्या करना, उन्होंने एकदम आसान, जिसको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता उसने टारगेट पब्लिकेशन, उसका बुक लेना है। टारगेट, टारगेट 2 बोलना, दुकानदार को दे देता। ओके, या फिर मार्वल बापट, उसका ऑथर है पूना का, मार्वल पब्लिकेशन का बुक ले लेना। ओके, एमएसटी सीईटी वाले ने। तो ये नीट के लिए भी एडवांस थोड़ा और स्टडी करना है तो एमटीजी पब्लिकेशन का ही, एमटीजी पब्लिकेशन का ही नीट गाइड बोल के रहता। नीट गाइड, या फिर फिजिक्स ऑन फिंगर टिप्स, वो बुक रहता। ऐसे 2 बुक लिए तो भी चलता, कौन से भी। एररलेस कंपलसरी लेना, एमएसटी सीईटी करना है, जेई करना है, नीट करना है, कुछ भी करना है। ओके, सर दिसत नाही, सर एवढा मोठा आहे कसा दिसत नाही? मोबाईल आडवा कर, झूम करू नको, उभा मोबाईल ठेवला उभा की मग, उभा मोबाईल ठेवला की अलीकडचं पलीकडचं दिसत नाही, आडवा ठेवायचा मी पहिले सांगितलं। मला माहिती ऑल क्लिअर, माझ्यासमोर असतं लॅपटॉप, माझ्या ह्याच्यातून दिसतं, मला जे दिसतं तेच तुम्हाला दिसणार आहे। ओके, तो एमएसटी सीईटी के बुक बताया, नीट के बुक बताया, जेई के बुक बताया। ओके, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कंपलसरी 11th 12th के दोनों के बुक ले लेना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के दोनों के लेना है। ओके, अभी 11th में ही 12th का ले लेना है, क्योंकि हमारी जो टीचिंग की मेथड है,
हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर पढ़ा रहे तो हम 11th में ही सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे, 11th में ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहे, रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे, हम 11th में ही केटीजी पढ़ा रहे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स, वो सब महाराष्ट्र में 12th बोर्ड में है, तो वो 12th में दिखेंगे आपको चैप्टर। तो 11th 12th का एक साथ ले लेना है, तो ये सब ले लेना। ओके, ये बुक का लिस्ट याद करो, लिख के लो, बाद में मुझे पूछना नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, बाद में फ्रेंड को पूछ लेना, अभी लिख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं कहने जा रहा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 5 दिन के लिए ये सब फ्री दिखेगा, प्रीमियम वर्जन। 5 दिन में समझ में आता कि मुझे समझ रहा या नहीं, आपको मुझे मतलब आपको समझता है या नहीं, ये 5 दिन में समझ में आ जाता, बराबर। 5 दिन से ज्यादा मुझे समझ रहा कि नहीं, ये समझने में अगर 5 दिन से ज्यादा दिन लगने लगे तो समझ लेना अपना दिमाग थोड़ा कम चल रहा, स्लो चल रहा। 5 दिन में समझ में आ जाता अपने को समझता है या नहीं। तो 5 दिन के बाद आपको कंपलसरी फीस भरनी है, कंपलसरी। ओके, मिनिमम 5,000 फीस भरनी है 5 दिन के बाद। ओके, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लिंक शेयर करे तो भी वो लिंक से एडमिशन नहीं होता, अपने पास वैसी फैसिलिटी है अपने ऐप में। तो अगर आपने लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड को शेयर कर दी व्हाट्सएप पे, चलो हम फीस नाही भरेंगे, लिंक शेअर हो गई, फिर भी चालू करेंगे, ते नंतर फोनवर विचारायचं टोटल फीस वगैरे काय ते। तर मी आता सांगितलं मे मध्ये 5 दिवसात डिसाइड करायचं आपल्याला इथं क्लास करायचा आहे का नाही, आणि समजतं का नाही लगेच कळतं, ते पहिल्या 1-2 पिरियड मध्येच कळतं। थोडंसं फिजिक्स अवघड है, अगर आप फिजिक्स का कंपैरिजन बायोलॉजी और केमिस्ट्री से करने लगोगे तो फिर कहीं भी फिजिक्स नहीं समझेगा। आप आइंस्टाइन के पास ट्यूशन लगाओ या न्यूटन के पास ट्यूशन लगाओ, फिर भी फिजिक्स नहीं समझेगा अगर उसका कंपैरिजन आप बायोलॉजी के साथ और केमिस्ट्री के साथ करोगे तो, बराबर। बायोलॉजी से 10 गुना, केमिस्ट्री से 10 गुना फिजिक्स डिफिकल्ट रहता, तो फिजिक्स शुरू में ही डिफिकल्ट रहता, लेकिन डिफिकल्ट में भी मुझे समझता है कि नहीं थोड़ा बहुत, ये ध्यान में रखना। और आपकी मेरी हमारी ट्यूनिंग मैच होने के लिए, उसे रेजोनेंस बोलते, तो ये ट्यूनिंग मैच होने के लिए कम से कम 10-15 दिन लगते, बराबर। 10-15 दिन में एक बार ट्यूनिंग मैच हो गई तो फिर सब समझने लगता। और रेगुलर करना है पीरियड। यहां हम आप कितने बजे आते हैं, 10 मिनट लेट आते, 2 मिनट लेट आते, 20 मिनट लेट आते, सबका एंट्री रहता। आप कितने जल्दी यहां से भाग जाते, उसका भी एंट्री रहता, बराबर। आप यहां फुल टाइम है, लेकिन आप क्वेश्चन के कमेंट्स ही नहीं दे रहे, आंसर ही नहीं दे रहे, और सब पीरियड खत्म होने के बाद भी आप लेफ्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब आपने पीरियड सुना नहीं, आपने सिर्फ लॉगिन किया और उधर दूसरे विंडो में आप गेम खेल रहे या व्हाट्सएप देख रहे या इंस्टाग्राम देख रहे, बराबर। मम्मी डैडी को थोड़ा फूल करने की अपने को वो ट्रिक आ गई अब 10वीं में ऑनलाइन सीखते सीखते, बराबर। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देते, रोज की रोज, स्टूडेंट के भी पेरेंट के भी, बराबर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देते। फिर उसमें रेड कलर का जो है तो वो है प्रेजेंट लेकिन सुन रहा नहीं, गेम खेल रहा। ऑरेंज कलर का है मतलब लेट आया या जल्दी चला गया। येलो कलर का है मतलब थोड़ा लेट आया या थोड़ा जल्दी चला गया। और व्हाइट कलर का मतलब एकदम सिंसियर बच्चा है। तो ये सब लिस्ट रोज की रोज मम्मी डैडी को भी जाएगी, आपको भी आएगी, सबको पता चलेगी, पूरा ग्रुप में जाएगी। तो इसलिए रेगुलर रहना, लेट से नहीं आना, बराबर। नहीं तो सर मेरा ये खाना खाने का टाइम है, बायोलॉजी का पीरियड करने के बाद थक गया, मैं खाना खाते खाते 15 मिनट लेट हो गया, नहीं चलेगा, बराबर। खाना खाते खाते पीरियड्स कर सकते, आप सुन सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन खाना पीना पहले या बाद में कर लेना। ओके,
किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करना। बराबर, सबको सब समझ में आया? परिहार सर? हाँ सर। बस झालं का आजच्या दिवसापुरतं? हाँ सर। मग चलो बच्चों, कल से हम रेगुलर टीचिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, कल से हम रेगुलर टीचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सब आपको सूचना मिल चुकी है। कल से एकदम प्रॉम्प्टली और 11:30 मतलब 11:30 को आ जाना। ओके, बाय, टाटा, सी यू, हैव अ नाइस डे। बाय। चलो सगळ्यांना बाय 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 बाय।